Once again, welcome to all the aspirants on my YouTube channel Khan Mentor Classes. Dear students, आज का हमारा टॉपिक जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से जो हमारा टॉपिक है वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में है। इससे पहले हमने जो इंडियन पॉलिटी पे जो आपको पढ़ाया था वो हमने ये पढ़ाया था कि इंडिया में प्रेसिडेंट को कैसे इलेक्ट किया जाता है, उसका जो रिमूवल प्रोसेस यानी इम्पीचमेंट का प्रोसेस जो है वो कैसे होता है। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है इंडियन पॉलिटी से जो हमारे पास टॉपिक है वो है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में हम आपको पूरी चीजें बताने वाले हैं कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो स्टेटस है यानी उसका जो मुकाम है वो क्या है। वाइस प्रेसिडेंट के बारे में इंट्रोडक्शन देंगे, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए क्वालिफिकेशंस की क्या जरूरत होती है, उसके बाद जो है उसके लिए इलेक्शंस किस तरह से होते हैं और उसके बारे में जो ओथ एंड इंफॉर्मेशन क्या होता है और वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए जो कंडीशंस क्या होते हैं और उसके बाद टर्म्स के बारे में, टर्म क्या होती है और उसके बाद रिमूवल प्रोसेस के बारे में, उसके बाद वैकेंसी, उसके बाद इलेक्शन डिस्प्यूट जो अगर इलेक्शन के रिगार्डिंग कोई भी डिस्प्यूट्स होते हैं उसके बारे में, पावर एंड फंक्शन यानी A to Z जो है हम वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर आप एंड तक मेरे लेक्चर को गौर से सुनेंगे तो आपको वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पूरा नॉलेज एक्वायर हो जाएगा। तो चलो हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आता है, अगर आपको लगता है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं तो मेहरबानी करके मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। और उसके बाद हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। देखो हमारा जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होता है, आपको पता है आज के टाइम में एम वेंकैया नायडू इज द प्रेजेंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये भी आपको पता होना चाहिए, बेसिक चीज है। एम वेंकैया नायडू is the present vice president of India, whereas Dr. Sarvapalli Radhakrishnan was the first vice president of India. You all know that. और उसके बाद अब वाइस प्रेसिडेंट के बारे में देखो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 63 है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 63 है वो आर्टिकल 63 बताता है देयर शैल बी द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंडिया में क्या होगा, इंडिया में वाइस प्रेसिडेंट होना चाहिए यानी ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट होना चाहिए। तो वो कौन सा आर्टिकल आपको बताता है, आर्टिकल 63। आई होप आपको क्लियर हो गया कि आर्टिकल 63 क्या डील करता है। आर्टिकल 63 ये बताता है कि जो हिंदुस्तान में क्या होना चाहिए, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हिंदुस्तान में होगा, मींस देयर शैल बी द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब हम देखते हैं कि ये वाइस प्रेसिडेंट का जो स्टेटस है यानी इसका जो मुकाम है वो क्या है। आगे जाके हम पढ़ते हैं आर्टिकल 63 के बाद आपके पास आर्टिकल 65 आता है। आर्टिकल 65 ये कहता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वो राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है। क्या होता है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा यानी वो राज्यसभा का चेयरमैन होता है। फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, फॉर द सेक ऑफ योर नॉलेज मैं आपको इतना बता देना चाहता हूं, वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वो नहीं राज्यसभा का मेंबर होता है, नहीं लोकसभा का मेंबर होता है, मगर वो राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है। ये आपको पता होना चाहिए कि जो वाइस प्रेसिडेंट होता है, वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वो राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है, न कि राज्यसभा का मेंबर होता है। सपोज कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, कोई भी बंदा है जो आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट का मेंबर है, अगर उसको वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए नॉमिनेट किया जाता है और वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन के लिए जब उसको नॉमिनेट किया जाता है और वो वाइस प्रेसिडेंट सपोज बन जाता है, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के बाद वो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन जो है जीत जाता है, जिस टाइम वो अपने ऑफिस में जाए, मतलब जैसे ही वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी वाइस प्रेसिडेंट जो बनता है या सपोज वो प्रेसिडेंट बनता है तो वो जो उसकी मेंबरशिप की जो उसकी मेंबरशिप थी लोकसभा में, राज्यसभा, वो मेंबरशिप उसकी क्या हो जाती है, वो वैकेंट हो जाती है यानी वैकेंसी हो जाती है। इससे हमें ये पता चला कि जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो अगरचे वो राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है, वो राज्यसभा का चेयरमैन होता है, लेकिन राज्यसभा का मेंबर नहीं होता है। सेम केस में होता है प्रेसिडेंट के मामले में भी ये होता है। प्रेसिडेंट आपको पता है, प्रेसिडेंट इज ए पार्ट ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट बट ही इज नाइदर द मेंबर ऑफ लोकसभा नॉट द मेंबर ऑफ राज्यसभा। क्यों, मैंने आपको कहा कि अगर उनको जब प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए नॉमिनेट किया जाता है उस टाइम सपोज वो मेंबर लोकसभा का है या राज्यसभा है,
जो है उनको नॉमिनेट किया जाता है और उसके बाद इलेक्शन होता है। इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के बाद वो इलेक्शन जीतता है प्रेसिडेंट का या वाइस प्रेसिडेंट का। जिस टाइम वो अपने ऑफिस में इंटर होता है पहले दिन, तो जो उसकी जो सीट थी लोकसभा में, वो मेंबर था या राज्यसभा में, वो वैकेंट हो जाएगी। यानी इसका मतलब है अब वो नहीं लोकसभा का मेंबर रहा, नहीं राज्यसभा का मेंबर रहा। अगर ये क्या है, एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा है, लेकिन याद रखना चाहे वो राज्यसभा का मेंबर नहीं है। आई होप यू अंडरस्टैंड। उसके बाद जो वाइस प्रेसिडेंट की जो पोस्ट होती है, वो हमारे देश का सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस होल्ड करता है। हमारे देश, अगर आपको आएगा कि जो देखो पहला जो फर्स्ट हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस जो होता है वो प्रेसिडेंट का होता है, और सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस जो होता है हमारे देश में वो किसका होता है। आपको अलग अलग 4 ऑप्शंस नीचे दिए होंगे, तो आपने लिखना वाइस प्रेसिडेंट। मींस यू कैन से दैट वाइस प्रेसिडेंट होल्ड्स द सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस ऑफ द कंट्री। आई होप यू अंडरस्टैंड। और उसके बाद हम क्वालिफिकेशंस की बात करेंगे कि वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड है। देखो वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए जो क्वालिफिकेशंस की जरूरत है वो क्या है। सबसे पहले वो बंदा जो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहा है वो हिंदुस्तान का नागरिक होना चाहिए, यानी सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। दूसरा चीज क्या है, उसकी जो एज होनी चाहिए वो 35 कंप्लीट होनी चाहिए। मींस उसकी मिनिमम एज जो है वो 35 होनी चाहिए, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। यानी इट हैज नॉट बीन गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन कि एक बंदे की वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट में मैक्सिमम एज क्या होनी चाहिए, वो नहीं है, लेकिन मिनिमम एज जो है वो 35 ईयर्स होनी चाहिए। उसके बाद जो है क्या है, मैंने कहा आपको शुड बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ राज्यसभा। कहने का मतलब यह है, मैंने तो आपको बताया कि वाइस प्रेसिडेंट जो है वो राज्यसभा का मेंबर तो नहीं होता है, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन को कंटेस्ट करने के लिए उसको वो क्वालिफिकेशंस चाहिए जो एक राज्यसभा मेंबर बनने के लिए जो जिन क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है, वही क्वालिफिकेशन जो है वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए जरूरी है। आई होप यू अंडरस्टैंड। कहने का मतलब यह है कि अगर वाइस प्रेसिडेंट बनना है तो वाइस प्रेसिडेंट के लिए जो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा है उसके लिए वही क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है जो एक राज्यसभा मेंबर बनने के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए, वही क्वालिफिकेशन जो है ये वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए भी चाहे, अगरचे वो राज्यसभा का मेंबर तो नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया प्रेसिडेंट इलेक्शन लड़ने के लिए उस बंदे की क्वालिफिकेशंस वही होने चाहिए जो एक लोकसभा मेंबर बनने के लिए जो क्वालिफिकेशंस होती हैं, वही क्वालिफिकेशंस चाहे प्रेसिडेंट के इलेक्शन लड़ने के लिए। सेम इज द केस हियर। यहां पे क्या है कि वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए वही क्वालिफिकेशन चाहे जो एक राज्यसभा मेंबर को राज्यसभा मेंबर बनने के लिए जो क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है, वही क्वालिफिकेशन वाइस प्रेसिडेंट को चाहे होती है अगर जो वो राज्यसभा का मेंबर नहीं होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। उसके बाद शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। कहने का मतलब है उसको कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, अगर वो वाइस प्रेसिडेंट है तो वो किसी भी ऐसे काम में अपने आप को उसको इंडल्ज नहीं करना है, ऐसे काम में इन्वॉल्व नहीं करना, यानी बिजनेस के रिलेटेड जहां से उसका कोई जो सोर्स ऑफ इनकम हो, दूसरा कोई सोर्स ऑफ इनकम हो, वो नहीं होगा। सिर्फ वो वाइस प्रेसिडेंट है और वाइस प्रेसिडेंट ही रहेगा, सोर्स ऑफ इनकम भी उसका यही होगा, न कि दूसरा कोई सोर्स ऑफ इनकम उसका होना चाहिए जहां से उसको प्रॉफिट आता है। दैट इज द मीनिंग ऑफ मींस शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट। आई होप यू अंडरस्टैंड कि क्वालिफिकेशन की क्या जरूरत है। मैं दोबारा ये बता दूंगा, शुड बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ राज्यसभा, यानी जो राज्यसभा मेंबर बनने के लिए जो क्वालिफिकेशंस की जरूरत होती है, जो क्वालिफिकेशंस चाहे राज्यसभा मेंबर बनने के लिए, वही क्वालिफिकेशन जो है वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए चाहे, यानी वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के लिए चाहे, अगर वाइस प्रेसिडेंट जो है राज्यसभा का मेंबर नहीं होता है। नाउ अब हम दूसरी चीज पे जाएंगे कि अब जो वाइस प्रेसिडेंट जो होता है उसके लिए वोट कौन करता है। देखो माय डियर क्यूरियस फेलोज एंड माय डियर एस्पिरेंट्स, हमने पढ़ा था कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में हमने पढ़ा था कि प्रेसिडेंट को जो वोट करता है कौन करता है, वो इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा, न कि नॉमिनेटेड मेंबर, और स्टेट एमएलएस और यूनियन टेरिटरीज दिल्ली और पांडिचेरी के। लेकिन इधर क्या वेरिएशन है, इधर क्या है, वाइस प्रेसिडेंट का जब इलेक्शन होता है तो कौन वोट कास्ट करता है, कौन वोट देता है, इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ राज्यसभा, यानी देखो नॉमिनेटेड मेंबर भी जो कि प्रेसिडेंट के केस में नहीं था, और इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ लोकसभा, यानी शॉर्ट में कहे इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। तो हमें क्या पता चला, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में
जो है नॉमिनेटेड मेंबर्स वोट नहीं कर रहे थे पार्लियामेंट के, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन में पार्लियामेंट के नॉमिनेटेड मेंबर भी वोट अपना कास्ट करते हैं। जबकि हमने प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पढ़ा था कि जो स्टेट के जो एमएलए होते हैं वो भी वोट कास्ट करते हैं, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में ऐसा नहीं होता है। अब हमें पता चला कि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन वोट कास्ट करता है, elected and nominated members of the parliament, means elected and nominated member of Lok Sabha and then elected and nominated member of Rajya Sabha। सिर्फ ये जो है वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में अपना वोट कास्ट करते हैं। उसके बाद इलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है, देखो हमने तो पढ़ दिया वोट कौन देता है, लेकिन अब हमें पता चला कि इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। इनडायरेक्ट इलेक्शन मीन्स कि हम सिटीजन लोग जो है उसमें वोट नहीं देते, बल्कि कौन वोट देता है, जो हमारे तरफ से रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जिनको हमने बनाया होता है, वो लोग वोट देते हैं। यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है, राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर वोट देते हैं। उनको किसने बनाया, उनको हम लोगों ने बनाया है, तो वो लोग जो इसमें वोट देते हैं, ना कि सिटीजन इसमें वोट देते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि इसके लिए भी क्या होते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। क्या होते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। तो प्रेसिडेंट में भी इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं और वाइस प्रेसिडेंट में भी, यानी वोट कौन करता है, वोट कौन करता है वो तो मैंने आपको बता दिया। और इसका मतलब ये हुआ कि वाइस प्रेसिडेंट में भी क्या होते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। और उसके बाद क्या होते हैं, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट तो मैंने जब आपको बता दिया था, जब हमने प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ा था कि प्रेसिडेंट को कैसे चुना जाता है, उस वक्त मैंने आपको सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के बारे में बता दिया था। यहां पे भी मैं आपको सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के बारे में बता देता हूं। उस केस में क्या होता है, जैसे आपके पास ये बैलेट पेपर होता है, यानी ये बैलेट होता है, यानी एक पर्ची होती है। सपोज रखो इसमें हमारे पास 4 कैंडिडेट होते हैं। आप जो बंदे वोट इसके लिए वोट कास्ट करेंगे, वो जो है प्रेफरेंस वाइज सबको वोट डालते हैं। यानी पहला प्रेफरेंस सपोज बी को दिया जाएगा, दूसरा प्रेफरेंस ए को दिया जाएगा, तीसरा सी को दिया जाएगा, चौथा डी को दिया जाएगा। प्रेफरेंस वाइज वोट दिए जाएंगे। अब जब पहला राउंड चलेगा तो देखा जाएगा कि सबसे ज्यादा वोट किसको है, और फिर देखा जाएगा पहले राउंड में सबसे कम वोट किसको है। जो सबसे कम वाले वोट होंगे, वो सबसे कम जो पहले राउंड में होगा, वो क्या हो जाएगा, उसके वोट ऊपर ट्रांसफर हो जाएंगे, उन 3 में जो है ऊपर वालों में ट्रांसफर हो जाएंगे। और फिर उसके बाद देखा जाएगा कि अब जो है दूसरी राउंड में, अब इन 3 में से सबसे कम वोट किसको है, उन 3 में से, तो सपोज सी को सबसे कम, फिर इसके भी आप वोट जो है ऊपर वाले 2 जो हैं उनमें वोट इसके क्या हो जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे, जब तक में इनमें से एक बंदा जो मेजॉरिटी वोट ले लेता है। मेजॉरिटी का मतलब हो गया 50% प्लस 1, 50%। सपोज हम करेंगे कि टोटल, सपोज दैट टोटल 300 वोट्स हैं, तो 300 वोट का जो 50% क्या आ जाएगा, 50% आ जाएगा 150 तो प्लस 1, यानी 149 वोट चाहे इलेक्शन को जीतने के लिए। सपोज अगर 300 वोट है, सपोज मैं बता रहा हूं कि मेजॉरिटी चाहे, तो इसलिए कहने का मकसद है कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का मतलब है कि बंदा जो वोट दे रहा है, वो बैलेट पेपर जो होगा उस पे वो जो बंदा वोट देगा, वो प्रेफरेंस के हिसाब से सबको वोट देगा। पहला प्रेफरेंस देगा, दूसरा देगा, तीसरा देगा, चौथा, जितने कैंडिडेट्स होंगे उतने प्रेफरेंस देगा। लेकिन क्या होता है कि जो नीचे वाले जो रेस में नीचे होते हैं, उनके वोट ऊपर वालों में ट्रांसफर हो जाते हैं। तब तक ट्रांसफर हो जाएंगे, वो चलते रहेंगे, ऊपर वालों को जाएंगे, जब तक न उनमें से एक बंदा जो है वो 50% वोट जो है वो क्रॉस कर लेते हैं, यानी 50% प्लस 1। जिसने 50% से ऊपर एक भी वोट ले लिया, वो वाइस प्रेसिडेंट बन जाता है। यानी आपको समझ आ गया कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या होता है। यानी ट्रांसफरेबल मतलब कि वोट ट्रांसफर हो रहे हैं, नीचे से ऊपर जा रहे हैं, यानी जिनको कम थे उनके वोट ऊपर ट्रांसफर हो जाएंगे, जिनके वोट कम थे उनके ट्रांसफर हो जाएंगे। वो तो मैंने, अगर आपको सिंगल ट्रांसफरेबल वोट को पूरा समझना होगा, मैंने जो बताया है कि हाउ द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड इन इंडिया, उसमें मैंने सिंगल ट्रांसफरेबल वोट को पूरा समझाया है, वहां पे आपको पूरी समझ आ जाएगी। लेकिन आपने इतना याद रखना है कि जो रेस में सबसे कम होते हैं, उनके वोट ऊपर वाले कैंडिडेट्स को क्या हो जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं, जब तक न उनमें से एक बंदा जो है वो 50% जो है वोटिंग अपनी क्रॉस कर देता है और वो इस तरह से इलेक्शन जीत जाता है। और उसके बाद क्या होता है, सेक्रेट बैलेट सिस्टम। मैंने बताया जो ये बैलेट पेपर दिया जाता है जिसमें वो वोट कास्ट करते हैं प्रेफरेंस के हिसाब से, वो सेक्रेट में होता है। सेक्रेट का मतलब है कि ये नहीं बता दिया जाता, ओपन में नहीं होता कि इस बंदे ने किसको पहला प्रेफरेंस दिया, किसको दूसरा दिया, किसको तीसरा, किसको चौथा, ऐसा नहीं होता, बल्कि वो सेक्रेट में होता है। इसी को कहा जाता है सेक्रेट बैलेट सिस्टम। हमें पता चला जो वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन का प्रोसेस क्या है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है, और उसके बाद क्या होता है, सेक्रेट बैलेट सिस्टम होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। और उसके बाद इलेक्शन के बाद हमारे पास क्या है, ओथ एंड इन्फॉर्मेशन। ओथ एंड इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है हलफ बर्दारी करना। क्या है, हलफ बर्दारी। अब जब वाइस प्रेसिडेंट जब बनता है तो उसके बाद वो हलफ बर्दारी होती है उसकी।
आपको ये क्वेश्चन में आएगा कि हल्फ बर्दारी उसको कबूल कराते हैं, किसके अंडर वो जो है ओथ लेता है? वो लेता है प्रेसिडेंट के अंडर। किसके अंडर? वाइस प्रेसिडेंट किसके अंडर ओथ लेता है? प्रेसिडेंट के अंदर। तो मैंने लिखा है ओथ इज एडमिनिस्टर्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी वाइस प्रेसिडेंट जो हल्फ बर्दारी करता है, हल्फ जो लेता है, ठीक है, वो किसके अंडर लेता है? वो प्रेसिडेंट के अंडर। आपको नीचे 4 ऑप्शन होंगे, तो आपने लिखना है द ओथ of the vice president is administered by the president of India, यानी प्रेसिडेंट के अंडर जो है वो ओथ लेता है, हल्फ लेता है। तो ओथ में वो क्या बताता है? ओथ में यही बताता है कि वो जो है यानी वो कसम खाता है, वो जो है अगर जो खुदा पे यकीन करता है तो ओथ है, अगर वो एथिस्ट है तो इफर्मेशन यानी कानून का ही कसम खाता है वो। अगर खुदा पे यकीन करता है तो उसको ओथ कहा जाता है, उसका कसम जो हल्फ है वो ओथ कहलाएगा। अगर एथिस्ट बनता है तो इफर्मेशन यानी वो कॉन्स्टिट्यूशन की कसम खाता है। अब कसम में वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि वो जो है अपने ऑफिस में जो ड्यूटीज हैं वो जो है वो ईमानदारी से निभाएगा, और वो क्या करेगा? और ये कसम खाता है कि भाई वो जो है अपने देश के संविधान, देश का लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन को उसको बचाने के लिए, उसके प्रोटेक्शन के लिए, उसके डिफेंस के लिए हर किस्म की मुमकिन कोशिश करेगा, और उसके बाद जो है वो अपने देश के लोगों की भलाई के लिए जो है वो काम करेगा। बस यही जो है ओथ में वो कसम खाता है। तो सिर्फ आपने इसमें ये याद रखना है कि ओथ में ओथ जो जब वाइस प्रेसिडेंट लेता है तो किसके अंडर लेता है, यानी कौन उसको ओथ दिलाता है? वो होता है वाइस प्रेसिडेंट का ओथ दिलाता है। वो कौन होता है? किसके अंडर ओथ लेता है? वो प्रेसिडेंट के अंडर ओथ लेता है। यानी ओथ में वो कसम खाता है कि वो अपने ऑफिस के ताये जो है वो लॉयर रहेगा, और दूसरा वो अपने देश के संविधान को बचाने की प्रोटेक्शन और उसके डिफेंस के लिए काम करेगा, और तीसरा जो है वो अपने देश के लोगों के वेलबींग के लिए काम करेगा। बस ये ओथ में ये कसम खाई जाती है। लेकिन सिर्फ एक पॉइंट आपने ओथ में याद रखना है कि वो किसके अंडर ओथ लेता है? वाइस प्रेसिडेंट, वो प्रेसिडेंट के अंडर ओथ लेता है। उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए कंडीशंस क्या चाहिए? क्या कंडीशन? देखो मैंने आपको पहले इंट्रोडक्शन में आपको बताया था, शुड नॉट बी ए मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। वो नहीं लोकसभा का मेंबर होना चाहिए, नहीं राज्यसभा का मेंबर होगा, नहीं लोकसभा का मेंबर होगा, नहीं राज्यसभा का मेंबर होगा। अगर होगा तो क्या होगा? देखो, अगर सपोज इस वक्त एक बंदा है जो मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट है, चाहे वो लोकसभा का मेंबर है या राज्यसभा का मेंबर है, और उसको जो है वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए नॉमिनेट किया जाता है। मान लेते हैं वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए उसको नॉमिनेट किया जाता है, और जब इलेक्शन हुआ तो इलेक्शन जो है जीत जाता है, वाइस प्रेसिडेंट बन जाता है। जिस दिन वो प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट के ओहदे पे बैठेगा, उस कुर्सी पे बैठेगा, उसी दिन उसकी जो पोस्ट जो थी वो मेंबर का लोकसभा का या राज्यसभा, वो पोस्ट वैकेंट हो जाएगी। तो हमें ये पता चला वाइस प्रेसिडेंट हो या प्रेसिडेंट हो, नहीं लोकसभा का मेंबर होता है, नहीं राज्यसभा का मेंबर होता है। तो आपको पता चल गया, शुड नॉट बी ए मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। यानी अगर जो पार्लियामेंट का एक पार्ट है, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट और ए पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, बट दे आर नॉट द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, वो पार्लियामेंट के मेंबर्स नहीं है। जिस दिन वो प्रेसिडेंट के ऑफिस में इंटर होता है, प्रेसिडेंट के कुर्सी पे बैठता है या वाइस प्रेसिडेंट के कुर्सी पे बैठता है, उसी दिन जो उसकी जो यानी जो उससे पहले वो क्या था, लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर है, उसी दिन वो पोस्ट जो है वो सीट जो है वो वैकेंट पड़ जाती है। अच्छा, उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन। देखो टर्म जो होता है उसका जो होता है 5 साल का टर्म होता है। आपने देखा कि वाइस प्रेसिडेंट का टर्म क्या होता है? 5 साल का टर्म होता है। लेकिन वो अपने ऑफिस में तब तक बैठा रहेगा, अपने ऑफिस को चलाते रहेगा जब तक ना नया प्रेसिडेंट, नया वाइस प्रेसिडेंट उसके ऑफिस में इंटर होगा और वहां पे एज ए वाइस प्रेसिडेंट जाएगा, तब तक ये अपने ही ऑफिस में अपने फंक्शंस वाइस प्रेसिडेंट के परफॉर्म करता रहेगा। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में टर्म क्या है? 5 साल का है। 5 साल पूरे होने होते हैं। 5 साल पूरे होने से पहले 7 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करा दिए जाते, वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट किया जाता है। जो ही 5 साल कंप्लीट होते हैं तो दूसरा वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस में चले जाता है, और इस तरह से इसका टाइम जो है वो खत्म हो जाता है। लेकिन उसका तो अच्छा, उसके बाद हमने पढ़ना है टर्म्स ऑफ 5 ईयर। मैंने आपको बताया कि जो उसका टर्म होता है वो 5 साल का होता है। कितने साल का होता है? 5 साल का होता है। लेकिन वो अपने ऑफिस में अगर 5 साल से ज्यादा भी हो तो कोई नया वाइस प्रेसिडेंट नहीं आ रहा है उसके ऑफिस में, तब तक आप उसी ऑफिस में एज ए वाइस प्रेसिडेंट के फंक्शंस परफॉर्म करेगा। अगर जो टर्म कितनी होती है? 5 साल की होती है। उसके बाद कैन रिजाइन। अब टर्म तो 5 साल की होती है, लेकिन वो अगर चाहेगा तो 5 साल से पहले भी रिजाइन कर सकता है। भाई साहब
मैं वाइस प्रेसिडेंट नहीं रहना चाहता हूं, मैं रिजाइन देना चाहता हूं, तो आपको पता होना चाहिए वो रिजिग्नेशन लेटर किसको देगा। अगर आपको आ जाएगा इफ अ वाइस प्रेसिडेंट रिजाइन्स फ्रॉम वाइस प्रेसिडेंटशिप देन टू whom he will write the resignation letter, वो किसको रिजिग्नेशन लेटर लिखेगा, वो प्रेसिडेंट को लिखेगा। देखो दो चीजें अभी तक आ गई, वो ओथ जब लेता है, हलफ लेता है, तो किसके अंडर लेता है, प्रेसिडेंट के अंडर लेता है। और अगर वो रिजिग्नेशन लेटर लिखेगा, अगर रिजाइन देता है तो रिजिग्नेशन लेटर किसको लिखेगा, प्रेसिडेंट को लिखेगा। उसके बाद एलिजिबल फॉर री इलेक्शन, आपको पता होना चाहिए अगरचे टर्म तो 5 साल का है, लेकिन जब 5 साल उसके पूरे हो जाते हैं तो वो दोबारा से वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए अगर नॉमिनेट होता है तो वो दोबारा से इलेक्शन लड़के दोबारा से और 5 साल के लिए वाइस प्रेसिडेंट बन सकते हैं। इसके लिए कोई लिमिट नहीं है। यानी कहने का मतलब है अगर वो पहली दफा जो वाइस प्रेसिडेंट का उसका 5 साल का वक्फा, 5 साल का टेनियर वो पूरा हो जाता है, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है। अगर वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन में दोबारा नॉमिनेट होता है वो बंदा और दोबारा इलेक्शन जीता तो दोबारा वो वाइस प्रेसिडेंट बनेगा, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। जैसे आपको पता होना चाहिए कि जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो था वो 2 टाइम्स कंटिन्यू वाइस प्रेसिडेंट रहा है, 2 टाइम्स, यानी 1952 से लेकर 1962 तक, यानी कंटिन्यू 10 साल जो है वो वाइस प्रेसिडेंट रहा है। कहने का मतलब है पहला जब 5 साल का टेनियर पूरा हो गया दोबारा से वो वाइस प्रेसिडेंट बना। उसके बाद मोहम्मद हामिद अंसारी 2007 से लेकर 2017 तक हिंदुस्तान का वाइस प्रेसिडेंट रहा था। कहने का मतलब यह है कि अगर 5 साल का टेनियर पूरा हो जाता है तो वो दोबारा से रीइलेक्शन जो अब दोबारा इलेक्शन लड़ता है यानी नॉमिनेट होता है इलेक्शन के लिए, और वो जब जीत जाता है तो दोबारा से वाइस प्रेसिडेंट 5 साल के लिए और बन सकता है, इसमें कोई लिमिट नहीं है भाई साहब। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे रिमूवल कैसे होता है। अब हम पढ़ेंगे कि प्रेसिडेंट जो जिस तरह से हमने पढ़ा था प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट, प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट क्या है, और अब हम पढ़ेंगे इम्पीचमेंट का मतलब रिमूवल। आज हम पढ़ेंगे कि वाइस प्रेसिडेंट को अगर 5 साल से पहले उसको रिमूव कर दिया जाता है तो रिमूवल प्रोसेस क्या होगा, यानी कैसे रिमूव किया जाएगा उसको। अब जैसे हमने प्रेसिडेंट के मामले में पढ़ा था कि प्रेसिडेंट का जब इम्पीचमेंट प्रोसेस है वो लोकसभा में भी शुरू हो सकता है इम्पीचमेंट प्रोसेस, और राज्यसभा में भी शुरू हो सकता है, वो किसी भी हाउस में इम्पीचमेंट प्रोसेस उसका इनिशिएट हो सकता है। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट का जो रिमूवल प्रोसेस है वो सिर्फ राज्यसभा में शुरू होगा, लोकसभा में नहीं होगा। यानी आपने याद रखना है कि अगर आपको आएगा 4 ऑप्शंस अलग अलग होंगे कि जो वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल प्रोसेस ऑफ रिमूवल है यानी रिमूवल प्रोसेस है दैट विल बी इनिशिएटेड इन राज्यसभा, लोकसभा या आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, तो आपने लिखना है राज्यसभा। यानी वाइस प्रेसिडेंट का जो रिमूवल का प्रोसेस है वो कहां पे शुरू होगा, वो राज्यसभा में। और एक चीज मैं आपको इंपॉर्टेंट बता देता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि प्रेसिडेंट को किस ग्राउंड पे जो है वो रिमूव किया जा सकता है, किस ग्राउंड पे, किस बेसिस पे उसको जो है यानी इम्पीच किया जा सकता है, ऑन द ग्राउंड ऑफ द वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट को। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट को किस ग्राउंड पे जो है रिमूव किया जाएगा, क्या वजूहत होनी चाहिए जिसकी वजह से वो रिमूव किया जाएगा, वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया नहीं है। अगर आपको आ जाएगा ऑन व्हाट ग्राउंड द प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड, वाइस प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड, तो 4 ऑप्शंस अलग अलग होंगे। आपको ये लिखना है दैट हैज नॉट बीन मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। वो एक ऑप्शन होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन इसके बारे में कुछ नहीं बताता है, तो आपने वही ऑप्शन टिक करना होगा। और अब क्या है, सबसे पहले एक रिजोल्यूशन पास किया जाएगा राज्यसभा में, रिजोल्यूशन पास किया जाएगा राज्यसभा में, एक रिजोल्यूशन पास कराया जाएगा। वो रिजोल्यूशन जो पास होना चाहिए एक इफेक्टिव मेजॉरिटी से, वो रिजोल्यूशन पास होना चाहिए। इफेक्टिव मेजॉरिटी होता क्या है आपको पूरा पता होना चाहिए कि इफेक्टिव मेजॉरिटी क्या होता है, क्योंकि पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। इफेक्टिव मेजॉरिटी का मतलब ये होता है भाई साहब, सपोज कर लेंगे राज्यसभा में 245 मेंबर है, स्ट्रेंथ टोटल कितने हैं राज्यसभा में, सपोज कर दो आप 245 टोटल स्ट्रेंथ है राज्यसभा में, और उसमें वैकेंसी है 15 मेंबर्स की वैकेंसी है। वो वैकेंसी कुछ लोगों ने सपोज रिजाइन किया है या कुछ लोगों को रिमूव कर दिया गया कुछ मेंबर्स को, और वैकेंसी कितनी है 15। कितनी है 15। अब कितना रहता है हमारे पास 0 3 यानी 230। कितने रहते हैं 230। दिस इज कॉल्ड इफेक्टिव स्ट्रेंथ। इफेक्टिव स्ट्रेंथ इसको क्या कहा जाता है, इफेक्टिव स्ट्रेंथ यानी टोटल स्ट्रेंथ माइनस वैकेंसी,
इज कॉल्ड इफेक्टिव स्ट्रेंथ। टोटल स्ट्रेंथ इन द राज्यसभा, टोटल स्ट्रेंथ जो होगी और माइनस वैकेंसी जो होगी वो निकल के हमारे पास जो आएगा वो हमारे पास क्या होता है इफेक्टिव स्ट्रेंथ। अब इफेक्टिव स्ट्रेंथ की मेजॉरिटी का मतलब है 50% प्लस 1। अब जो है इसका 50% क्या आ जाएगा 230 डिवाइड बाय 2 को 1 गुना 2 ना 1 गुना 2 यानी 115। क्या आ गया 115 प्लस 1 116 बंदा जो होगा इसको क्या कहेंगे हम इफेक्टिव मेजॉरिटी। इफेक्टिव मेजॉरिटी तो यही इफेक्टिव मेजॉरिटी चाहे यानी इफेक्टिव मेजॉरिटी होनी चाहिए, यानी ये रिजोल्यूशन जो राज्यसभा में पास होगा वो इफेक्टिव मेजॉरिटी से पास होना चाहिए। जब इफेक्टिव मेजॉरिटी से राज्यसभा में पास होगा उसके बाद जब ये लोकसभा में जाएगा तो पहले लोकसभा एग्री करना चाहिए कि भाई इम्पीच कर या इसको रिमूव करना है या नहीं, और उसके बाद लोकसभा में भी वो रिजोल्यूशन पास होना चाहिए किस मेजॉरिटी से, सिंपल मेजॉरिटी से लोकसभा में भी वो पास होना चाहिए। अगर लोकसभा में भी सिंपल मेजॉरिटी से रेजोल्यूशन पास हो जाता है तो वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वो रिमूव हो जाता है। इसलिए हमें पता चला कि वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल प्रोसेस क्या है, एक रिजोल्यूशन पास किया जाएगा कहां पे, राज्यसभा में, न कि रिजोल्यूशन का प्रोसेस शुरू कहां से होगा, राज्यसभा से होगा न कि लोकसभा से। जिस तरह से हमने प्रेसिडेंट में पढ़ा था इम्पीचमेंट प्रोसेस लोकसभा में शुरू हो सकता है, राज्यसभा से भी शुरू हो सकता है, लेकिन यहां पे ऐसा कुछ नहीं होगा। यहां पे जो रिमूवल प्रोसेस होगा वो राज्यसभा से ही शुरू होगा। क्या होगा, राज्यसभा से ही शुरू होगा। और राज्यसभा में जो रेजोल्यूशन है वो एक इफेक्टिव मेजॉरिटी से पास होना चाहिए। जब ये इफेक्टिव मेजॉरिटी से पास होगा तो ये जाएगा लोकसभा में, वहां पे पास होना चाहिए सिंपल मेजॉरिटी से। अगर ऐसा हो गया तो वो अपने ओहदे से हट जाता है। तो ये था रिमूवल प्रोसेस। आई होप यू अंडरस्टैंड। उसके बाद हम पढ़ते हैं वैकेंसी के बारे में कि वाइस प्रेसिडेंट को जो ऑफिस है वो वैकेंट कैसे पढ़ सकता है, क्या क्या कंडीशन से कि वो वैकेंट पड़ जाएगा। पहला, अगर उसका 5 साल का टाइम खत्म हो जाता है तो अब वो नहीं रहेगा वाइस प्रेसिडेंट, अब दोबारा इलेक्शन होंगे तो उसका मतलब है अब जो है ये ऑफिस जो होगा वैकेंट हो जाएगा। अब नया वाइस प्रेसिडेंट लाने की जरूरत है और ये कभी भी खाली नहीं होता है। ये मैंने कहा कि 5 साल पूरे भी हो गए, लेकिन जब तक ना वाइस प्रेसिडेंट नया जो है वो ऑफिस में जाता है पहले दिन, तब तक ये बंदा वहीं बैठ के जाएगा अगर उसको 5 साल पूरे हो गए हैं अगर से। तो इसका मतलब है अब वैकेंट ऑफिस कैसे हो सकता है, यहाँ वाइस प्रेसिडेंट का 5 साल का टेन्योर क्या हो गया है, खत्म हो गया, या रिजिग्नेशन, या वो रिजाइन दे देता है। तो रिजिग्नेशन लेटर किसको लिखता है, मैंने आपको पहले बता दिया, वो प्रेसिडेंट को लिखता है। उसके बाद रिमूवल, अब रिमूवल का प्रोसेस भी मैंने आपको समझा दिया कि रिमूव कैसे हो सकता है। या डेथ के केस में भी अगर उसकी डेथ हो जाती है तो वाइस प्रेसिडेंट की सीट क्या हो जाएगी, वो खाली हो जाएगी। तो वाइस प्रेसिडेंट, लेकिन मैंने कहा कि जो वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वो चेयरमैन होता है। क्या होता है, वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है राज्यसभा का। अगर उसकी डेथ हो जाती है तो तब तक जो होगा वहां का जो डिप्टी चेयरमैन होगा राज्यसभा का वो उसके फंक्शंस परफॉर्म करेगा और जल्दी से जल्दी क्या है इलेक्शन कराने होते किसके, वाइस प्रेसिडेंट के, क्योंकि ये पोस्ट खाली नहीं रहनी चाहिए। तो ये आ गया डेथ का प्रोसेस, यानी अगर डेथ हो जाती है तो वैकेंट हो जाती है सीट वाइस प्रेसिडेंट की, तो जल्दी से जल्दी इलेक्शन कराना होता है। तब तक जल्दी से जल्दी इलेक्शन कराना होता है और तब तक क्या होता है, जो डिप्टी चेयरमैन होगा राज्यसभा का वो उसके फंक्शन जो है तब तक परफॉर्म करता है। अच्छा, अब उसके बाद जो है इलेक्शन डिस्प्यूट्स। अगर सपोज वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन चल रहे हैं, क्या है, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन चल रहे हैं और इलेक्शन के रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट अराइज हो गया, कोई भी झगड़ा हो गया, इलेक्शन के रिलेटेड, इलेक्शन के रिगार्डिंग कोई भी डिस्प्यूट क्रिएट हो जाता है तो वो किसके पास जाएगा, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास जाएगा। और उस केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो डिसीजन होगा वो फुल फ्लेज और फाइनल डिसीजन होगा। यानी अगर आपको ये एग्जाम में आता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग अगर इलेक्शन डिस्प्यूट होगा तो उसका फाइनल डिसीजन किसके हाथ में होता है, उसका फाइनल डिसीजन कौन होगा, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया होगा। तो 4 ऑप्शन नीचे दिए होंगे तो आपने लिखा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अब रहा सैलरी एंड अलाउंसेस। इसकी जो वाइस प्रेसिडेंट की जो सैलरी है वो फिक्स्ड नहीं होती है, दैट इज डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट। यानी ये पार्लियामेंट तक होता है, ये चेंज होता रहता है। ये नहीं है कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो इसकी तनख्वाह को कम कर दे, ऐसा नहीं होगा, बढ़ाएगा ही, लेकिन वक्त के साथ साथ जो है बढ़ाता रहता है। यानी इसका मतलब है कि जो वाइस प्रेसिडेंट की जो सैलरी होती है वो फिक्स्ड नहीं होती है, वो चेंज होती जाती है। वो किस तक है,
पार्लियामेंट तक है, तो आपने लिखना कि सैलरी ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज डिसाइडेड बाय द पार्लियामेंट। वो कौन डिसाइड उसका करता है? पार्लियामेंट उसका डिसाइड करता है। और आज के टाइम में जो वाइस प्रेसिडेंट की जो सैलरी होती है महीने की वो 4 लाख होती है, जबकि प्रेसिडेंट की सैलरी जो होती है वो 5 लाख होती है। लेकिन ये वक्त के साथ साथ बढ़ा दिया जाता है, वक्त के साथ साथ जो है बढ़ा दिया जाता है, ये फिक्स्ड नहीं होती है। लेकिन आज के टाइम में वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी जो होती है वो 4 लाख होती है, जबकि प्रेसिडेंट की मंथली सैलरी जो होती है वो 5 लाख होती है। लेकिन कहने का मकसद है ये फिक्स नहीं होती है, ये पार्लियामेंट जो है इसको चेंज करता रहता है, कम नहीं करेगा ज्यादा ही करेगा लेकिन चेंज करता है। तो उसके बाद यानी इलेक्शन डिस्प्यूट भी हमारा हो गया। और अब जो है पावर्स एंड फंक्शंस क्या है, लास्ट पे मैं आपको बता दूंगा पावर्स एंड फंक्शन। देखो इसकी पावर क्या होती है, पावर तो ये होती है कि ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है राज्यसभा का, उसका स्टेटस क्या, उसका मुकाम क्या है कि वो राज्यसभा का क्या होता है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है। क्या होता है? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है। और फंक्शन को क्या, फंक्शन उसके वही परफॉर्म करता है जिस तरह से लोकसभा में लोकसभा का स्पीकर जो फंक्शन परफॉर्म करता है वही फंक्शन जो है राज्यसभा में वाइस प्रेसिडेंट परफॉर्म करता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। और एक चीज आपको मैं वाइस प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग में बता दूंगा, अगर प्रेसिडेंट रिजाइन कर देता है, अगर प्रेसिडेंट रिजाइन कर देता है या प्रेसिडेंट की केस डेथ हो जाती है या उसको इम्पीच कर दिया जाता है, तो वाइस प्रेसिडेंट जो है वो प्रेसिडेंट का ओहदा संभालेगा। क्या करेगा? वो प्रेसिडेंट के फंक्शन परफॉर्म करेगा। क्या करेगा? प्रेसिडेंट के फंक्शन। लेकिन कब तक? 6 महीने तक। और विद इन 6 मंथ जो है प्रेसिडेंट के इलेक्शन कराने होंगे। यानी कहने का मतलब मेरा यह है, अगर प्रेसिडेंट जो होगा सपोज इन केस उसकी डेथ हो जाती है या वो रिजाइन कर देता है या उसको इम्पीच कर दिया जाता है, अब प्रेसिडेंट मत रहा, तो अब क्या वाइस प्रेसिडेंट जो है वो प्रेसिडेंट के फंक्शन जो है परफॉर्म करेगा। क्या करेगा? प्रेसिडेंट के फंक्शन परफॉर्म करेगा। कब तक? 6 महीने तक, हद से ज्यादा 6 महीने तक। और 6 महीने के अंदर अंदर क्या कराने होंगे? प्रेसिडेंट के इलेक्शन कराने होंगे। अब सवाल ये उठता है, अगर प्रेसिडेंट नहीं है तो वाइस प्रेसिडेंट जो है वो प्रेसिडेंट के फंक्शन परफॉर्म, क्या ये वाइस प्रेसिडेंट के भी फंक्शन परफॉर्म करेगा? नहीं करेगा। वाइस प्रेसिडेंट जैसे कि ये वाइस प्रेसिडेंट जो राज्यसभा का क्या होता है? चेयरमैन होता है, चेयरमैन होता है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। तो अगर ये प्रेसिडेंट के फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, अगर प्रेसिडेंट की पोस्ट वैकेंट है तो ये प्रेसिडेंट के फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो इसके वाइस प्रेसिडेंट के फंक्शन कौन परफॉर्म करेगा? ये चेयरमैन होता है, तो डिप्टी चेयरमैन जो है वो वाइस प्रेसिडेंट के फंक्शन परफॉर्म करेगा। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा लेक्चर जो है पसंद आया होगा, क्योंकि मैंने वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पूरा आपको बताया कि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन कैसे होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव कैसे किया जाता है, इसके सैलरी के बारे में, इलेक्शन डिस्प्यूट के बारे में, अलाउंसेस वगैरह वगैरह के बारे में, रिजिग्नेशन के बारे में, सब कुछ मैंने आपको इस लेक्चर में पढ़ाया है। अगर आप पूरा लेक्चर सुनते हैं तो आई होप आपको कोई भी चीज जो है मतलब समझ से बाहर नहीं होगी। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आता है तो आप खान मेंटर क्लासेस मेरा जो यूट्यूब चैनल है आप मुझे सपोर्ट कीजिएगा, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। खुदा हाफिज।